सार्जेंट वॉल्टर्स, आप प्लीज मुझे पूरी बात बताइए कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। हमारी यूनिट यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर के एक आउटपोस्ट के रूप में काम करने के लिए भेजी गई थी। यहाँ के लोकल लैंडलॉर्ड्स पहले ही हार मान चुके थे। आसपास के गांव वाले हमारा सपोर्ट करते थे क्योंकि उनके लिए हम एक सेवियर थे जिन्होंने लोकल लैंडलॉर्ड से उनको फ्री करवाया था। ऐसा ही एक गांव था, चार भाटा। आदिवासियों का वो गांव हमें अपने ईश्वर जैसा मानता था। जिंदगी बहुत आराम से कट रही थी। हम सब इस छोटे से किले में खुश थे। कर्नल एंड्रूज और हैरी अक्सर जंगलों में शिकार करने जाया करते थे, मगर हमारी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी और शायद इसकी शुरुआत उसी हादसे से हुई है। कौन सा हादसा? उस दिन कर्नल एंड्रूज और सार्जेंट हैरी रोज की तरह शिकार करने गए थे। Damn it, I missed it again, but I will not give up. Let it go, Hav. वैसे भी it's almost sunset. Let's go. You go, Colonel. I will follow you. Just need one more shot. Harry हमेशा से ही काफी persistent था. If he wanted something, he fought for it till the end. कर्नल वापस जाने के लिए मुड़ गए और हैरी decided to take one last shot for the day. Come on, just stand still. Huh? What was that? Oh no! Ah! Colonel, help me! Help me! Harry पर एक rabid wolf ने अटैक किया था. By the time Colonel reached him, Harry was severely injured. Oh no! Hav! फिर वो हार्व को छोड़कर कर्नल की ओर देख के गुर्राने लगा. कर्नल ने उस रैबिट वुल्फ को तो मार दिया, पर हैरी बहुत ज्यादा इंजर्ड था. उसको फोर्ट तक लाना पॉसिबल नहीं था. Oh, Hav, you are injured, and I think your leg is broken. I cannot move, Colonel. I don't want to die. किस्मत से उस वक्त चार भाटा के दो गांव वाले वहीं से गुजर रहे थे. गांव उस जगह के पास ही था, इसलिए कर्नल उसकी मदद से हैरी को गांव तक ले गए. Hav, ये villagers तुम्हें first aid देंगे. Till then, I will return to fort and send a few soldiers to get you. Colonel, it is hurting too much. Don't worry, Hav. You will be all right. कर्नल जब तक फोर्ट पर लौटे, भारी बारिश शुरू हो चुकी थी. कर्नल को हैरी की फिक्र हो रही थी. वो तुरंत एक टीम भेजकर उसको फोर्ट पर वापस लाना चाहते थे. Sergeant Walters, we have to get Hav back. कर्नल, वेदर बहुत खराब है. ऐसे में रेस्क्यू टीम गांव तक बड़ी मुश्किल से पहुंच पाएगी और ऐसी वेदर में हैरी को लाना उसके लिए और दिक्कत कर सकता है. Let's wait till the weather clears. But Walters, Trust me, Colonel. वो विलेजर्स उसका पूरा ध्यान रखेंगे. We will get him back soon. सुबह तक बारिश रुक चुकी थी और आसमान साफ हो चुका था. मैं और कर्नल एंड्रूज एक टीम लेकर गांव की ओर रवाना हो गए, पर हमें नहीं पता था कि वहां कल रात एक अलग तरह का तूफान आया था. बस अब विलेज थोड़ी ही दूर है. आई एम श्योर विलेजर्स ने हैरी का अच्छा ध्यान रखा होगा. These tribals really think we are here to liberate. कर्नल, what the hell? ये क्या है कर्नल? यहाँ हैरी! सार्जेंट हैरी! सब लोग सार्जेंट हैरी को ढूंढो. वो सीन मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा. जिधर देखो डेड बॉडीज थी, torn, battered. जैसे किसी जंगली जानवर ने पूरे गांव को चीर कर रख दिया हो. Not even the children were spared. कोई भी डेड बॉडी एक पीस में नहीं थी, पर उन बॉडीज में सार्जेंट हैरी नहीं था. हैरी! हैरी! कर्नल हैरी! हैरी! Oh, thank you, Jesus. तुम सेफ हो. Everyone, I found Harry. Oh God, Colonel, is he okay? Yes, he's okay. Harry, यहाँ हुआ क्या था? Who did this? It's a bloody massacre. Rebels, tribal rebels.
Help me, Colonel. Colonel, rebels? In this area? ये कैसे possible है? I'm sure ये काम किसी animal या pack of animals का है. वो सब हम बाद में देख लेंगे वॉल्टर्स। पहले हाव को फोर्ट ले चलते हैं, और अगर ये किसी वुल्फ पैक का काम है तो दे माइट बी नियर बाय। लेट्स गो, इससे पहले कि वो वापस आ जाएं। हम हैरी को वापस ले आए। विलेजर्स की फर्स्ट एड से उसके वुंड्स तो मैजिकली हील हो चुके थे, बट ही हैड हाई फीवर और स्ट्रेंजली उसका लेग भी फ्रैक्चर्ड नहीं लग रहा था। कर्नल, वॉल्टर्स, क्या हुआ? एवरीवन इज स्कैर्ड कर्नल। ऐसा अटैक तो आज तक नहीं देखा। भेड़िए भी इस तरह से इतने ब्रूटल नहीं हो सकते हैं। They left no one alive or in one piece. Except हाव। आई नो वॉल्टर्स, ये सब बहुत स्ट्रेंज है। आई थिंक हैरी हमसे कुछ छुपा रहा है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि रेबल्स ने सबको मार दिया एंड दे लेफ्ट हिम? Exactly, कर्नल। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कम वॉल्टर्स। Where? हैरी से बात करने। यहाँ अनीता के सामने एक हैरी का सच पता चल रहा था, और वहीं दूसरी ओर ड्रैकुला जंगल की गहराइयों में उतरता जा रहा था। जब मैं इंडिया आया था तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा सामना लूपन से होगा, और अब ये क्या? ये तीर कहां से आया? तीर ड्रैकुला को लगते ही उसके पूरे शरीर में जलन होने लगी, जिसे वो सहन नहीं कर पा रहा था। ये अभिमंत्रित तीर है। कौन है? कौन है? हिम्मत है तो सामने आओ। बहुत आतंक मचा लिया है तुमने इस जंगल में। आज तुम कितना भी जोर लगा लो, तुम्हारा अंत निश्चित है। ऐसी धमकियां मुझे 400 सालों से मिल रही हैं, पर मैं आज भी यही हूं, और वो धमकी देने वाले कहां हैं? अगर तुम जानते तो मुझे धमकी नहीं देते। बहुत घमंड है तुम्हें अपनी शक्तियों पर। इन्हीं शक्तियों के मद में चूर होकर तुमने जंगल के आदिवासियों पर अत्याचार किया है ना। आज हम देखेंगे कि तुम्हारे अंदर कितना सामर्थ्य है। चलो पहले इन शिकंजों से छूट कर दिखाओ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं थोड़ी सी जलन सह नहीं सकता? ड्रैकुला अपने शरीर से उस तीर को निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तीर हिल भी नहीं पा रहा था। हमने कहा था ना कि ये अभिमंत्रित तीर है। जिसकी देह में घुस जाए तो तभी निकलेगा जब उसका शरीर 2 टुकड़ों में बट जाए। बस इतनी सी बात। अब देख तू। और देखते ही देखते ड्रैकुला ने तीर की दिशा में अपने शरीर को इतनी जोर से खींचा कि उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। हो गए मेरे भी 2 टुकड़े, और अब मैं तुझे अपनी ताकत दिखाऊंगा। सराहनीय। तुमने अपनी देह को 2 भागों में विभाजित करने के बाद फिर से एक रूप प्राप्त कर लिया। तुम अत्यंत शक्तिशाली हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु ये तो मात्र तुम्हारे कष्टों का आरंभ है। ओह, तो तुम मुझे कैद करना चाहते हो? ये तदित ऊर्जा से बनी कैद है। तुम अगर जरा भी हिले तो ये ऊर्जा तुम्हारी देह को भस्म कर देगी। तुम राख हो जाओगे। मुझे राख में मिलाने का ख्वाब देखने वाले खुद खाक हो गए। उसने जानबूझकर बिजलियों से बनी उस कैद को छुआ था, जिसने उसके पूरे शरीर को राख कर दिया। लेकिन तभी उसकी राख एक तेज और बड़े भंवर में बदलकर जोर से साधु के आसपास घूमने लगी, और ड्रैकुला का शरीर फिर से पहले जैसा हो गया। अब क्या करेगा तू? मायावी, शक्तिशाली, किंतु अत्याचारी। अत्याचार क्या होता है
ये तो तुझे मैं बताऊंगा। बस एक बार तेरी गर्दन मेरे हाथों में आ। यह तो स्पष्ट है कि तेरे भीतर असीम क्या तू मानसिक रूप से भी सशक्त है? साधु के ये कहते ही ड्रैकुला के सर में किंतु अत्याचारी भीतर असीम शक्तियां हैं, किंतु क्या तू मानसिक रूप से भी सशक्त? साधु के ये कहते ही ड्रैकुला के सर में अचानक ऐसा दर्द उठा जो वो सहन नहीं कर पा रहा था। दर्द की वजह से उसकी आंखें तक बंद होने लगी थी। क्या हुआ? एक मामूली सरदर्द ने तुम्हें परास्त कर दिया? ये तो कैसे कर रहा है? ये मानस प्रहार है। हम इस समय तुम्हारे मस्तिष्क के भीतर हैं। तुम्हारे मस्तिष्क में दबे हुए हर दर्द को एक एक करके पुनः जागृत कर रहे हैं। जो तुम महसूस कर रहे हो वो तुम्हारा वो दर्द है जिसे तुम दबा कर रहते हो। धीरे धीरे इस दर्द की सीमा इतनी बढ़ जाएगी कि तुम्हारा मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देगा और तुम पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाओगे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एक अनजान हमलावर ने ड्रैकुला को घुटनों पर ला दिया था। उधर इस सबसे अनजान अनीता सार्जेंट वॉल्टर्स की कहानी सुन रही थी। कम वॉल्टर्स, Where? हैरी से बात करने। हैरी, सार्जेंट हैरी, हाव आर यू स्लीपिंग? I think वो सो रहा है कर्नल। हाव हाव हैरी, हाव वॉल्टर्स, कम इनसाइड वॉल्टर्स। What happened, कर्नल? Oh no, हैरी किधर है? नो आइडिया, पर रूम का सब सामान इधर उधर है। लिसन, सर्च फॉर हैरी, पर किसी को कुछ मत बोलना। यूनिट में ऑलरेडी बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं। ओके कर्नल। मैंने और कर्नल ने बहुत ढूंढा पर हैरी कहीं नहीं मिला। कर्नल ने सबको यही बोला कि हैरी बीमार है और उसके रूम के आसपास भी लोगों को जाने को मना कर दिया। चारभाटा विलेज में क्या हुआ वो हैरी की स्टेटमेंट के बेसिस पे डिफाइन कर दिया गया। कर्नल ने सबको कन्विंस कर दिया कि एरिया में रेबल एक्टिविटी है, पर अब मुझे सब समझ आ गया है। क्या समझ आ गया है? यही कि चारभाटा विलेज को बर्बाद करने वाला कौन है, पिछले कुछ दिनों में ट्राइबल सेटलमेंट्स को तबाह करने वाला कौन है, कर्नल एंड्रूज का बुरी तरह मर्डर करने वाला कौन है। मैं पहचान गया हूं उस दुश्मन को। वो दरिंदा और कोई नहीं, हैरी है, सार्जेंट हैरी। What? यस मिस अनीता, मैं बहुत केयरफुली हर इंसिडेंट, हर एंगल का एनालिसिस करने के बाद ये बात बोल रहा हूँ। शक तो मुझे भी था, मगर ये कैसे हो सकता है? एक आदमी ऐसे कैसे चेंज हो गया? आपने उस दरिंदे को नहीं देखा था सार्जेंट? वो कम से कम 8 फीट ऊंचा था। उसका मुंह तो भेड़िए जैसा था, मगर वो चलता इंसानों की तरह था। ये सब कोई और सुनेगा तो यही सोचेगा कि हम कोई काल्पनिक स्टोरी मतलब फिक्शन सुना रहे हैं। स्टिल एक आदमी का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन साइंस और लॉजिक से परे है। मुझे अब पक्का यकीन है कि उस रैबिट भेड़िए के अटैक की वजह से ही ऐसा हुआ है। जब मैं इंडिया आया था तो मैंने सुना था दैट दिस इज द लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स, बट अब लग रहा है कि ये बहुत स्ट्रेंज जगह है। आई रियली डोंट नो कि हम हैरी का सामना कैसे करेंगे, बट मैं कर्नल एंड्रूज की डेथ का बदला लिए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। आई विल स्ले दैट डेमन। एक मिनट सार्जेंट वॉल्टर्स, आप एक बहुत जरूरी बात भूल रहे हैं। क्या? वो आदमी जिसने मेरी और कर्नल की जान बचाई थी, वो उस दरिंदे से ऐसे लड़ रहा था जैसे कि वो उसको आराम से हरा देगा। शायद वो वही स्ट्रेंज आदमी था जिसने मुझे फोर्ट तक छोड़ा। वो बहुत अजीब सा था, उसकी आवाज में भारी गुस्सा भरा हुआ था। क्या आपको कोई आइडिया है वो कौन हो सकता है? I just can't understand. It sounds so bloody unbelievable. मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन जंगलों में भला कोई क्यों भटक रहा है। पता नहीं सार्जेंट, पर मुझे लगता है कि अगर हमें उस दरिंदे यानी भेड़िया मानव को हराना है तो हमें उस आदमी को ढूंढना ही होगा। पर कैसे? इस घने जंगल में वो कहीं भी हो सकता है।
और फिर वो हमारी हेल्प करेगा, इसकी भी क्या गारंटी है? हमें उसके बारे में कुछ भी तो नहीं पता है। आखिर वो है कौन? ड्रैकुला को वैसे कोई भी नहीं जानता था, पर जिसने भी उसे अब तक देखा था वो ड्रैकुला का 6.5 फुट लंबे शरीर और उसके काले कपड़ों को भूल नहीं पाता था। लेकिन फिलहाल ड्रैकुला अपने आप से भी ताकतवर साधु का सामना कर रहा था। इतनी शक्तियां पर साथ ही साथ इतना दर्द। क्या तुम्हारा ये दर्द ही तुम्हें इतना क्रूर बनाता है? क्रूरता और दर्द क्या होता है ये तुझे मैं बताऊंगा। बस एक बार तुम्हारे मस्तिष्क में दबी यादों में इतना रक्तपात है कि पूरे संसार का रंग स्याह हो जाए, किंतु साथ ही साथ तुम्हारे मस्तिष्क की गहराइयों में प्रेम और तड़प के भी पदचिन्ह दिख रहे हैं। क्यों ना इन यादों को गौर से देखा जाए? नहीं, उन यादों को मत छेड़ना। एक नाम जो तुम्हारे मस्तिष्क में बार बार दिखाई दे रहा है। नो! एलिजाबेथ। अचानक ड्रैकुला का सर दर्द गायब हो चुका था और वो थक कर जमीन पर गिर गया, लेकिन उसका गुस्सा अब अपने चरम पर था। मैंने बोला था ना कि उस याद को मत छेड़ना। उठो व्लाद। हम जानते हैं कि तुम हमें मारना चाहते हो। मैं तुझे मारकर ही रहूंगा। प्रयास करते रहो व्लाद। ड्रैकुला बार बार उस साधु पर हमला कर रहा था, लेकिन वो साधु एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पर दिखने लगता था और ड्रैकुला के सारे वार सिर्फ हवा को चीर कर निकल जाते थे। और तभी साधु की एक परछाई ड्रैकुला के कान के पास आकर कहने लगी, इसे माया कहते हैं व्लाद। तुम मात्र हमारे मायावी स्वरूप को देख पा रहे हो, किंतु हम वो देख पा रहे हैं जो मात्र तुम्हें ज्ञात है। और वो क्या है? हाँ, तुम्हारा उद्देश्य हमें पता है कि तुम भारत क्यों आए हो। तुम्हें कैसे पता? तुम भूल गए कि हमने तुम्हारे मस्तिष्क की गहराइयों में झांका है। हमें यह भी ज्ञात हो गया है कि जिस दरिंदे के आतंक को थामने के लिए कबीले वासियों ने हमारा आह्वान किया था वो तुम नहीं अपितु तुम्हारा एक पुराना शत्रु है। तुम आखिर हो कौन? तुम हमें अपना शुभ चिंतक मान सकते हो व्लाद। तुम्हारा उद्देश्य बहुत विकट है और मार्ग अत्यंत दुर्भर। अमर होने के पश्चात भी तुम्हारे लिए इस मार्ग पर चलना अनंत काल तक चलने वाली पीड़ा को आमंत्रित कर सकता है, किंतु इसी मार्ग पर तुम्हें वो सब भी प्राप्त हो सकता है जिसकी तुम्हारे अंदर छिपा हुआ इंसान चाह रखता है। नियति तुम्हारे अपने निर्णयों पर निर्भर करेगी। तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। समय तुम्हें सब समझा देगा। सतर्क रहना व्लाद। और हाँ, हम जानते हैं कि तुम लाख प्रयास करने के बाद भी स्वयं को रक्त पीने से नहीं रोक पाते हो, किंतु तुम किसका रक्त पियोगे और किसका नहीं, इसका निर्णय तुम कर सकते हो। तुम्हें अपनी रक्त की प्यास को नियंत्रित करना होगा, क्योंकि तभी इस कठिन एवं दुर्गम यात्रा में तुम अपने लिए साथियों एवं सहायकों का प्रबंध कर पाओगे। साथी, सहायक? तूने मेरे दिमाग में झांक कर देखा है ना? तुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा? मैं अकेला ही काफी हूं। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तुम्हारा यही अहंकार तुम्हें 400 सालों से तड़पा रहा है व्लाद। तुम जिस उद्देश्य से इस पावन धरती पर आए हो वो मात्र किसी वस्तु को पाने से पूर्ण नहीं होगा। उसके लिए तुम्हें काउंट ड्रैकुला से एक बार पुनः व्लाद बनना होगा, वो व्लाद जो एलिजाबेथ से प्रेम करता है। आशा करता हूं कि तुम इस बात को स्मरण रखोगे। फिर मिलेंगे व्लाद, उचित समय आने पर। ये सब क्या था? कौन था ये साधु? भारत, जिसे साधुओं का देश भी कहा जाता है। भारत आने के बाद आज पहली बार ड्रैकुला का सामना सनातन धर्म के रहस्यों से हुआ था, और इस मुलाकात में एक चेतावनी के साथ साथ एक सुझाव भी शामिल था। ड्रैकुला को वाकई सतर्क रहने की जरूरत थी, क्योंकि वो खूंखार भेड़िया अपनी तैयारियों में पूरे जोर शोर से लगा हुआ था।
इधर एक योजना पर काम चल रहा था और उधर किले पर सार्जेंट वॉल्टर्स और अनीता आगे की प्लानिंग कर रहे थे। मिस अनीता, आप कुछ बता सकती हो उस आदमी के बारे में? आई मीन, हाउ डिड ही लुक लाइक? उसने कैसे कपड़े पहने थे? कुछ भी। वेल सार्जेंट, मैंने उसका फेस क्लियरली नहीं देखा। एक तो उसने बड़ा सा लेदर का हैट पहना हुआ था, वो फेडोरा हैट है ना, वो वाला हैट, जिसकी शैडो में उसका फेस साफ नहीं दिख रहा था। फेडोरा हैट? इस कंट्री में ऐसी हैट तो शायद ही कोई पहनता होगा। एनीवे, और क्या? और उसने एक लॉन्ग ओवरकोट पहना था विथ लॉन्ग बूट्स, बिल्कुल डार्क कलर्स थे, आई थिंक ब्लैक। आपने जो कुछ बताया वो सुन के तो यही लग रहा है कि वो आदमी शायद यहाँ का तो नहीं है। वो यहाँ का बिल्कुल भी नहीं है। How are you so sure? एक्सेंट सार्जेंट, एक्सेंट प्लस उसकी हाइट एंड बॉडी स्ट्रक्चर। इंसान चाहे कहीं भी चला जाए, कितनी भी लैंग्वेजेस सीख ले, उसका फिजिकल अपीयरेंस तो चेंज नहीं कर सकता ना। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो भी आपके ही इलाके से है। You mean to say British? नो सार्जेंट, वो कुछ अलग है, शायद ईस्ट यूरोपियन या फिर थोड़ा रशियन। ईस्ट यूरोपियन? आखिर ये आदमी है कौन और यहाँ इस जंगल में क्या कर रहा है? यही तो हमें पता लगाना है। एक और बात, वो या तो सार्जेंट हैरी को जानता है या फिर उसको, जो सार्जेंट हैरी अब बन चुका है, उस आदमी से ही हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसकी हमें तलाश है। और बिना उस इन्फॉर्मेशन के हम कभी भी कर्नल एंड्रूज की मौत का बदला नहीं ले पाएंगे। पर इस घने जंगल में न जाने वो आदमी कहाँ होगा। आखिर कैसे ढूंढेंगे हम उसको? हम नहीं, मैं। मतलब? यस सार्जेंट, मैं ढूंढूंगी उसको। मुझे जंगल में जाना ही होगा, वो भी अकेले। What? मिस अनीता, आप कैसी बात कर रहा है? I cannot allow you to go into that God-forsaken forest. That too alone? आप बड़ी मुश्किल से लास्ट टाइम बच कर आई हैं। आई नो सार्जेंट कि इस काम में बहुत खतरा है, लेकिन somehow I have this feeling कि मुझे कुछ नहीं होगा। और रही बात मरने की, तो एक ना एक दिन तो हम सबको मरना ही है। So let me do what I do best, and that is solve mysteries. मिस अनीता, I cannot permit you. मैं आपसे परमिशन मांग भी नहीं रही हूँ, मैं बस आपको बता रही हूँ। एंड ऑफ डिस्कशन। अनीता अपना डिसीजन सुनाकर बाहर निकल गई और सार्जेंट वॉल्टर्स उसे जाते हुए देखते रह गए। उसने आज तक ऐसी बहादुर लड़की नहीं देखी थी। उधर डूंगरगढ़ के जंगल से दूर एक और कहानी आगे बढ़ रही थी। गुड इवनिंग फादर, आपने मुझे बुलाया? Yes, my child. Cardinal Fernandez was asking me about Dracula. क्या उसकी लोकेशन ट्रेस हुई? ये तो नहीं पता चला कि वो कहाँ है, बट जोधपुर से कुछ किलोमीटर दूर एक खंडार में 2 आदमियों की बॉडीज मिली हैं। उनकी हालत देखकर तो यही लगता है कि ये काम उसी का हो सकता है। कोई आइडिया कि वो वहाँ क्या कर रहा था? श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, बट आई थिंक ही इज सर्चिंग फॉर समथिंग। वरना वो उन रूइंस में क्या करने जाता? Find him soon, General. वो अगर इंडिया आया है तो कुछ बड़ा रीजन होगा, और जितना ज्यादा वो इधर रहेगा उतना ही ज्यादा डेंजर बढ़ता जाएगा। Because wherever he goes, he leaves nothing but a trail of death, destruction and unholiness behind him. He must be stopped and brought to justice. Don't worry, father. I'll find him. जनरल सर, जनरल सर। How dare you run in like this? सॉरी सर, बट एक न्यूज मिली है। कैसी न्यूज? वो डोंगरगढ़ में है। जनरल सर, जनरल सर। How dare you run in like this? सॉरी सर, बट एक न्यूज मिली है। कैसी न्यूज? वो डोंगरगढ़ में है। डोंगरगढ़? जी सर। ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली? सर, भोपाल से एक आदमी आया है। उसका कहना है कि एक लंबा सा आदमी उसे एंशिएंट टेम्पल्स के बारे में पूछ रहा था और बोलचाल से विदेशी यानी फॉरेनर लग रहा था। जनरल रूट, मैं भी इस आदमी से मिलना चाहूंगा। The church would like to listen to what he says in person. As you wish, father. उस आदमी को हमारे ऑफिस में बिठाओ, देखे तो उसके पास क्या इंफॉर्मेशन है। जी सर। और फिर थोड़ी ही देर बाद जनरल रूट अपने ऑफिस में बैठा उस आदमी को ध्यान से देख रहा था।
क्या साहब, आप मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो? आपके लोगों ने तो बोला था कि कुछ इनाम मिलेगा, पर तुम कैसे श्योर हो कि जिसे तुमने देखा वो वही आदमी है जिसे ब्रिटिश आर्मी ढूंढ रही है? वो क्या है ना साहब कि आपके लोग किसी अजीब आदमी को ढूंढ रहे हैं, और उसके जैसा अजीब आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा। अजीब क्यों? एक तो साहब वो चाल ढाल से विदेशी लगता था, ऊपर से हर समय काले कपड़े पहने रहता था, और ऊपर से वो टोपी जो आप लोग पहनते हो ना, काला सा गोल सा। तुम्हारा मतलब हैट? जी साहब, वही। अब साहब, अपने देश में ऐसा कपड़ा कौन ही पहनता है? और कोई खास बात याद है तुम्हें? सोच के बताओ, क्योंकि अगर मुझे लगा कि तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो तो तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा, बल्कि कुछ ऐसा मिलेगा जिसके बारे में तुम ना ही जानो तो बेटर होगा। साहब, मैं बिल्कुल विश्वास से बोल रहा हूँ, वो आदमी वही है जिसकी आप सबको तलाश है। वो बहुत अजीब था साहब, उसके पास जाते ही ना एक अजीब सा डर लगता था। और हाँ साहब, एक और अजीब बात थी, वो ना हमेशा रात के अंधेरे में या शाम को मिलता था। एक दो बार मैंने उसको दिन में मिलने का बोला तो उसने साफ मना कर दिया। मुझे लगा कि शायद ये दिन में सोता होगा, लेकिन अब जब आपने पूछा तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा अजीब सा है। मतलब दिन में कौन सोता है साहब, है ना? गलत तो नहीं कह रहा? जनरल रूट, ये वो हो सकता है, उसे धूप नुकसान पहुंचाती है। मे बी दैट इज वाई। अच्छा, एक बात बताओ, उसे तुमसे क्या काम था? वो कोई मंदिर ढूंढ रहा था साहब। मंदिर? किस टाइप का मंदिर? देखिए साहब, मैं आप जैसा गोरा साहब को बढ़िया बढ़िया पुराने मंदिर और खंडर दिखाने का काम करता हूँ। वो क्या बोलते हैं, गाइड। तो वो मेरे पास आया और बोला उसको महादेव का कोई प्राचीन मंदिर ढूंढना है। महादेव? तुम्हारा मतलब तुम्हारा गॉड शिवा से है? बिल्कुल सही साहब, शिव भगवान का मंदिर। पर क्यों? क्या चाहिए उसको उस मंदिर से? वो मुझे नहीं पता साहब, पर मैंने सोचा कि इसको क्या ही पता चलेगा, तो बस उसको डोंगरगढ़ का पता बता के उससे मोटा माल ले लिया। खैर, वो डोंगरगढ़ से वापस ही नहीं आएगा साहब। मतलब? मेरा परिवार उधर ही का रहने वाला है साहब। वो जंगल के अंदर कोई नहीं जाता, आसपास के आदिवासी भी उसकी गहराइयों में नहीं उतरते हैं। क्यों? पक्का नहीं पता साहब, पर उस जंगल की गहराई में कुछ ऐसा है कि जो भी अंदर गया कभी वापिस नहीं आया। उस जंगल में मौत बसती है। Indians and their stupid stories. वैसे तुम कभी उस इलाके में गए हो क्या? जब मैं 10 साल का था तब एक बार गया था, बस उससे ज्यादा नहीं। आपको कुछ पूछना है फादर? नहीं, ये पक्का वही है, मगर ये आखिर ढूंढ क्या रहा है? वो तो अब उससे मिलने पर ही पता चलेगा। Anyway, तुमने अपना नाम क्या बताया? ओमकार साहब। तो ठीक है ओमकार, तुम्हें इनाम मिलेगा, बट अभी नहीं। अभी नहीं? तो फिर कब साहब? तुम्हें अभी एक काम और करना है। तुम हमें डोंगरगढ़ ले चलोगे। मैं? अरे साहब नहीं, मैं उधर नहीं जाऊंगा। क्यों मेरे को मरवा रहे हो साहब? सोच ले ओमकार, तुम या तो हमारे साथ डोंगरगढ़ चलोगे या फिर वहां जाओगे जहां से कोई लौट के नहीं आता है। मैं समझा नहीं। ओह, समझ गया साहब, मतलब मरना तो है ही। चलो फिर आप गोरा साहब की सेवा में अच्छे से खाते पीते ही मरा जाए। स्मार्ट डिसीजन फादर। मैं कल सुबह ही डोंगरगढ़ के लिए निकलूंगा। अगर चर्च से कोई साथ चलेगा तो उसे कल सुबह सनराइज तक यहां भेज दीजिए। श्योर जनरल रूट। एक और किरदार डोंगरगढ़ का मौसम बिगाड़ने के लिए उस ओर रुख कर चुका था, इस बात से अनजान कि वहां का मौसम पहले से ही बहुत बिगड़ा हुआ था। पता नहीं वो कहाँ मिलेगा। शाम होने वाली है, रात को जंगल जाग उठेगा। उससे पहले मुझे या तो उस अजनबी को ढूंढना होगा या फिर छुपने की कोई जगह ढूंढनी होगी। अनीता सार्जेंट वॉल्टर्स के लाख मना करने के बाद भी जंगल के अंदर आ चुकी थी और अब उस अजनबी ड्रैकुला को ढूंढ रही थी। अगर उस दरिंदे या फिर
बोलो उस भेड़िए मानव को हराना है तो वो अजनबी ही हमारी मदद कर सकता है, मगर क्या वो ऐसा करेगा और क्यों? चिड़िया अपने घरों को वापस लौट रही है, यानी सनसेट होने वाला है। अब मुझे बहुत अलर्ट रहना होगा। सारे जंगली जानवर अंधेरा होने के बाद ही शिकार पर निकलते हैं, और मेरे ख्याल से वो दरिंदा भी। मुझे मशाल जला लेनी चाहिए। अनीता ने तुरंत अपना बैग खोला और कुछ जरूरी सामान निकालने लगी। उसका हाथ बहुत तेजी से चल रहा था। कुछ ही देर में उसके हाथ में एक मशाल तैयार थी। बस अब उसमें आग लगाना बाकी था। अनीता ने पास में ही पड़े पत्थर को उठा लिया और उसको जोर जोर से साथ में घिसने लगी। जल जा यार, जल जा। जल गया। अब बस कपड़े पर थोड़ा सा तेल और ये हो गया इंतजाम। अब चलना चाहिए। रात बिताने के लिए कोई सेफ लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी। धीरे धीरे रात गहराने लगी थी। अनीता आराम करने के लिए किसी सुरक्षित जगह की तलाश में चलती चली जा रही थी। लो, हो गया शुरू। मुझे रेडी रहना चाहिए। वैसे अगर वो दरिंदा आ गया तो मैं कितना भी अलर्ट रहूं कोई फायदा नहीं है। उस पर तो गोलियों का भी असर नहीं होता। क्या मुझे वापस लौट जाना चाहिए? वैसे मौत तो मेरी वैसे भी तय है। अगर वो दरिंदा मिल गया तो भी और वापस गई तो भी, क्योंकि रामदास को अब तक पता चल ही गया होगा। वापस लौटी तो वो खुद मुझे मार डालेगा। हाँ, वो क्या था? शायद कोई जानवर है आसपास। कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं? अनीता चौकन्नी हो चुकी थी। उसके हाथों में उसकी बंदूक थी और उंगली ट्रिगर पर कस चुकी थी। वो ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उस पर हमला किस तरफ से होने वाला था। गोली चलने की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। अनीता ने देखा कि जिस जानवर को उसने मार गिराया था वो बस एक सियार था। अनीता ने एक गहरी सांस ली, लेकिन अचानक एक ख्याल ने उसको और परेशान कर दिया। इस गोली की आवाज तो दूर दूर तक गई होगी। चलो अच्छा ही है, बाकी के जंगली जानवर इस तरफ आने से डरेंगे। अनीता का सोचना सही भी था और गलत भी। उस बंदूक की आवाज से जंगल के बाकी जानवर सतर्क हो चुके थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें यह आवाज बुला रही थी। गोली की आवाज? लगता है कोई इंसान जंगल में आया है। इधर सुन। हाँ, तुम दोनों से ही बोल रहा हूं। जाओ और जाकर देख कर आओ कि ये गोली किसने चलाई है, और अगर कोई अकेला शिकार हो तो उसको घसीट के ले आना। और तुम सब रुक क्यों गए नामुरादो? खोदते रहो। उस भेड़िए ने अपना जासूस अनीता की तरफ भेज दिया था, मगर अनीता इस बात से अनजान अपने रुकने का इंतजाम कर रही थी। उसने वहीं थोड़ी सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और उसमें आग जलाने लगी, जिससे जंगली जानवर दूर रहे। और कुछ देर की मेहनत के बाद अनीता आग जलाकर उसी के पास लेट गई। समझ नहीं आ रहा कि जिस काम के लिए मैं निकली हूँ वो सही है या नहीं। कहीं मैं कोई गलती तो नहीं। वो आवाज सुन के अनीता एकदम से खड़ी हो गई और अपनी गन निकालकर चारों तरफ देखने लगी। लगता है फिर कोई सियार है। उस हल्की सी गुर्राहट को सुनकर अनीता फिर से अलर्ट हो चुकी थी। उसने एक बार फिर अपनी गन तान ली थी कि अचानक दूसरे डायरेक्शन से एक और आवाज सुनाई थी। अनीता को अब दो आवाजें सुनाई दे रही थी और दोनों अलग अलग डायरेक्शन से। उसको समझ आ चुका था कि उसको घेरा जा रहा है। अनीता अलर्ट हो चुकी थी। भेड़िए की गुर्राने की आवाज हर सेकंड उसके पास आती जा रही थी। अनीता उस आवाज के डायरेक्शन में गन तान कर खड़ी थी कि अचानक दूसरी तरफ से आई आवाज ने उसे और चौकन्ना कर दिया। अनीता को एहसास हो चुका था कि वो घिर चुकी है। उसे दो भेड़िए दो अलग अलग डायरेक्शन से घेर रहे थे और वो ये जान चुकी थी कि उसके पास बस एक ही मौका था। उसे एक भेड़िए से बचते हुए दूसरे को निशाना बनाना था।
वरना उसका खेल खत्म होना तय था। चांस तो लेना ही पड़ेगा। 3, 2, अनीता की कोशिश सफल तो हुई थी। एक भेड़िया तो गोली लगने से वहीं ढेर हो गया था, मगर दूसरा भेड़िया अभी भी जिंदा था और वो उसकी तरफ पलटकर तेजी से आ रहा था। ओह नो! भेड़िए ने अचानक अनीता पर झपट्टा मारकर उसे नीचे गिरा दिया था। अनीता अब उस भेड़िए के नीचे दबी हुई थी और अपने हाथों से उसके दांतों को अपनी गर्दन तक पहुंचने से रोक रही थी। उसकी गन गिरकर उससे दूर हो चुकी थी। वो भेड़िया अब किसी भी पल उसकी गर्दन को काटने वाला था कि तभी लास्ट टाइम तुझ पर दया दिखाई थी, पर तू उसके काबिल नहीं है। अनीता की आंखों को यकीन नहीं हो रहा था। उस अजनबी ने उस भेड़िए को अपने हाथों में ऐसे उठा रखा था जैसे वो कोई खिलौना हो, और फिर एक सेकंड में उसने उस भेड़िए के जबड़ों को चीरकर अलग कर दिया। ओह गॉड! ये कैसा आदमी है? लूपन स्लेव। ड्रैकुला अनीता को बिना देखे जंगल की तरफ जाने लगा। हेलो मिस्टर! हे! तुम्हें बोला था ना इन सब से दूर रहो। किस सब से? तुम्हें अच्छे से पता है किससे। अरे ऐसे कैसे दूर रहूं? बिना सच जाने मैं कैसे जा सकती हूँ? सच? हाँ सच, मुझे सच जानना है। कौन सा सच? यही कि आखिर ये सब चल क्या रहा है? वो दरिंदा कौन है? तुम कौन हो? मैं इस कहानी की जड़ तक जाए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। तुम मर जाओगी। वो तो एक दिन सबको ही मरना है, आज नहीं तो कल। बेवकूफ। अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कहाँ जा रहे हो? रुको! कोई नहीं, मैं भी इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। रुको! मैं भी आ रही हूँ। अनीता स्वभाव से बहुत जिद्दी थी। वो उसके पीछे पीछे चल पड़ी। उधर किले पर मौसम कुछ ज्यादा ही गर्म हो चुका था। अनीता मैडम कहाँ है? कहाँ है मैडम? तुम्हें बताया ना कि वो जंगल में गई है। अरे तो आपने उनको क्यों जाने दिया? आपको तो पता था ना कि जंगल में मौत घूम रही है, फिर आपने उनको क्यों जाने दिया साहब? क्यों? मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, बट तुम जानते हो कि तुम्हारी मैडम किसी की नहीं सुनती है। तो आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं रोकता हूं उनको। अब मैं बड़े साहब को क्या जवाब दूंगा? अगर मैडम को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा साहब। बहुत एहसान है उनके और बड़े साहब के मुझ पर। मुझे बताइए कि वो किधर गई है, मैं भी जाऊंगा। पागल हो गए हो क्या रामदास? मिस अनीता ने मुझे बोला था कि तुमको कैसे भी उनके पीछे जाने से रोकना है। शी न्यू इट कि तुम उनका पीछा करोगे, बट ट्रस्ट मी, वो बहुत ब्रेव है। समथिंग टेल्स मी कि उसको कुछ नहीं होगा। देखिए साहब, मुझे नहीं पता कि मैडम ने आपसे क्या बोला है, पर मैं आपको एक बात कह देता हूं, मैं उनको अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं जंगल में जाऊंगा। Anita was right about you. Well, I'm sorry Ramdas, but I cannot allow you to go after her. Soldiers! रामदास को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। मेक श्योर कि ये फोर्ट के बाहर ना जा पाए। क्या? ये आप क्या कर रहे हैं साहब? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सॉरी रामदास, पर अनीता रिक्वेस्टेड मी टू मेक श्योर कि तुम उसके वापस आने तक सेफ रहो, एंड आई विल नॉट लेट हर डाउन। रामदास को अनीता की रिक्वेस्ट पर हाउस अरेस्ट में रख दिया गया था। उधर जनरल रूट अपने सफर पर निकलने ही वाला था। एक्सक्यूज मी। हैं? ए, तू मेरे से कुछ बोला क्या? यस। ओ अच्छा, वैसे तुम हो कौन? प्रीस्ट फ्रांसिस, मुझे फादर डिसूजा ने भेजा है। तुम प्रीस्ट है? यस। क्यों, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा, ये जनरल रूट कहाँ मिलेंगे? इधर ही मिलेंगे, थोड़ा सा रुको, बस आता ही होगा जल्लाद। क्या बोला तुम? कुछ नहीं, मैंने कहा साहब बस आते ही होंगे। लो आ गया जल्लाद। अब क्या बोला तुम? अरे यार, एक तो वैसे ही मौत के मुंह में ले जा रहे हैं ये लोग, ऊपर से ये छोकरा और गले बांध दिया है। वो रहे जनरल रूट, जाओ मिल लो उनसे। ओके, थैंक यू। जनरल रूट, सर। Yes, who are you? सर, माय नेम इज रॉबर्ट फ्रांसिस, प्रीस्ट रॉबर्ट फ्रांसिस। मुझे फादर डिसूजा ने भेजा है।
You are a priest. Yes, General, sir. And how old are you? 18, sir. Wonderful. 18 years old and already a priest? Yes, General, sir. Good. I hope Father D'Souza ने तुम्हें ब्रीफ कर दिया होगा कि हम किस मिशन पर जा रहे हैं. Yes, उन्होंने मुझे बताया था. I'm lucky to be a part of this mission, sir. Good. So, Priest Francis, right? I hope तुम्हें horse riding आती होगी. Yes, General, sir. Good. Soldier, get the priest a horse. Please get comfortable. हम आधे घंटे में डिपार्ट करेंगे. It will be a long journey, so I hope तुम उसके लिए ready होगे, both physically and mentally. I am ready, General, sir. Good. And for the record, you can just call me Sir. Right, sir. Soldiers, get everything ready. हम बस आधे घंटे में डोंगरगढ़ के लिए निकलेंगे. Sir, yes, sir. And where the hell is that Omkar? सलाम साहब, मैं इधर ही हूँ. Good. अब एक बात ध्यान से सुन लो. रास्ते में अगर तुमने भागने की कोशिश की या फिर किसी और तरह की चालाकी की, तो तुम्हारा क्या हाल होगा ये तुम... ये मैं ना ही जानूं तो बेहतर होगा. अरे चिंता मत करो साहब, मैं कहीं नहीं जाऊंगा. वैसे साहब, एक बात पूछूं? Yes? आपको क्या लगता है ये चर्च वाला छोकरा कितने दिन में भगवान का प्यारा होने वाला है? Don't you dare! सॉरी साहब, सॉरी. अब दोबारा नहीं बोलूंगा. रूट का काफिला बस रवाना होने ही वाला था, उसकी तलाश में, जहां तक कोई उनसे पहले पहुंच चुका था. ये आदमी है या कुछ और? इतनी देर से लगातार चलता ही जा रहा है. मेरे तो पैर दर्द करने लगे हैं. हेलो. अरे मैंने कहा हेलो. चली जाओ. चली जाऊं? कहाँ चली जाऊं? अरे फिर चुप हो गया. बाय गॉड, अजीब ही आदमी है. अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? एक दो वर्ड बोलकर चुप क्यों हो जाते हो? वापस चली जाओ. चली जाऊंगी. बस मुझे मेरे सवालों के... ड्रैकुला ने एक झटके में मुड़कर अनीता के गले को पकड़ लिया. डर की वजह से अनीता की सांसें तेज हो गई. ड्रैकुला उसके चेहरे के बहुत करीब था, इतना कि वो उसकी सांसें महसूस कर सक रहा था. मरने का शौक है तुम्हें? समझ नहीं आ रहा क्या? ये कहानी तुम जैसों की समझ से बाहर है. इस लड़ाई से दूर रहो, वरना तुम्हारी हड्डियां तक नहीं बचेंगी. मरना तो एक दिन सबको है. ये डायलॉग बोलने से रियलिटी नहीं बदल जाएगी, बेवकूफ लड़की. तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह मेरा गला दबा के मुझे हवा में टांग कर तुम मुझे डरा दोगे? मैं इस रहस्य की जड़ तक जाकर रहूंगी, समझे? देखो, सुबह होने वाली है. समय रहते वापस अपनी दुनिया में लौट जाओ. मैं दोबारा नहीं बोलूंगा. यहाँ जो भी चल रहा है उसमें तुम इंसानों का कोई काम नहीं है. चली जाओ और दोबारा इस जंगल में वापस मत आना. अनीता को छोड़कर ड्रैकुला अपने रास्ते चल पड़ा. आसमान का रंग धीरे धीरे बदल रहा था और इस समय उसका बाहर रहना खतरे से खाली नहीं था. अपनी सोच में गुम अनीता वापस मुड़ गई. उधर ड्रैकुला अपनी गुफा के अंदर पहुंच चुका था. ड्रैकुला गुफा में घुसते ही गुस्से में बेकाबू हो गया. उसके हथौड़े जैसे हाथ गुफा की दीवारों में दरार करने लगी. ड्रैकुला जानता था कि अगर उसने इंसानी खून अगले कुछ घंटों तक नहीं पिया तो उसकी ताकत कम हो जाएगी. जिन भेड़ियों को वो आसानी से मार रहा था वही उसका सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा. दूसरी तरफ फोर्ट पर एक बुरी खबर आ गई थी. What? ये कैसे हुआ? पता नहीं सार्जेंट सर, मगर वो अपने रूम में नहीं है. What do you mean by रूम में नहीं है? मैंने बोला था कि उस पर हर टाइम नजर रखनी है. जाकर देखो, वो फोर्ट के अंदर ही कहीं छुपा होगा. हमने सब जगह देख लिया है सर, वो कहीं पर नहीं है. सर. क्या हुआ सोल्जर? सर, रईस ने रामदास को कुछ देर पहले जंगल के अंदर जाते देखा था. Oh God, bloody idiot. Listen, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा. 5 of you come with me. हमें उसको कैसे भी वापस लाना होगा. सूरज आसमान में चढ़ चुका था. ड्रैकुला
किसी गुफा में आराम कर रहा था। अनीता जंगलों की खाक छान रही थी। रामदास अनीता को ढूंढ रहा था और सार्जेंट वॉल्टर्स अपने कुछ सैनिकों के साथ रामदास को। उधर डोंगरगढ़ के जंगलों से दूर एक काफिला अपने सफर पर निकल चुका था। फादर डिसूजा टोल्ड मी कि मुझे ड्रैकुला को पकड़ने के लिए जनरल रूट की हेल्प करनी है, लेकिन जनरल रूट ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। ही इज मोस्टली बीइंग बाय हिमसेल्फ। मैं सोच टीम को अच्छे से जान लूं, पर एक्सेप्ट जनरल रूट किसी को पता नहीं है कि हम डोंगरगढ़ क्यों जा रहे हैं, एक्सेप्ट दैट इंडियन मैन। मुझे जरा उससे बात करके देखना चाहिए कि आखिर उसको क्या। प्रीस्ट फ्रांसिस अपने घोड़े के साथ ओमकार के पास जा पहुंचा, जो कुछ बुदबुदा रहा था। बुरा फंसा हूं। बापू अक्सर बोला करता था कि भूल के भी जंगल की ओर वापिस मत जाना, उधर मौत रहती है। और आज मुझे उधर वापस जाना पड़ रहा है, वो भी अपनी मौत से बचने के लिए। ये गोरा साहब कुछ ज्यादा ही कड़वा है। इसका बस चले तो हम काले लोगों को तुरंत मार दे, लेकिन इतना सारा हथियार लेकर ये लोग आखिर उधर करने क्या जा रहा है? एक दुश्मन को पकड़ने। अरे तुम कब आए? कहीं इसने मेरी बातें तो नहीं सुन ली? एक बात पूछूं? श्योर, पूछो। ये जिस आदमी को हम पकड़ने जा रहे हैं वो क्या बहुत डेंजर है? मतलब इतना हथियार लेकर एक आदमी को वो आदमी नहीं है। आदमी नहीं है मतलब? मैंने सुना है तुमने ही उसको उस फॉरेस्ट जंगल की तरफ भेजा है। हाँ, वो उसको पता है, मुझे सारी कहानी पता है। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि अगर तुम वाकई उससे मिले हो तो तुमने देखा होगा कि वो कभी भी दिन के उजाले में तुमसे नहीं मिलता होगा। 100% सच। हमेशा अंधेरी जगह में मिलता था, वो भी देर शाम या रात में। और तुम्हें ये अजीब नहीं लगा? हाँ लगा तो, पर इससे इस बात का क्या मतलब कि वो आदमी नहीं है? बिल्कुल है। भला कोई आदमी, एनीवन, चाहे वो तुम भारत के लोग हो या हम यूरोपियंस या कोई और, हम सबको धूप अच्छी लगती है, पर वो धूप में जल जाता है। जल जाता है? मतलब अगर उसकी बॉडी पर धूप यानी सनलाइट गिर जाए तो वो राख हो सकता है। राख? मतलब मर जाएगा, वो भी धूप से? मरेगा नहीं, वो मर नहीं सकता है, बस राख के रूप में जिंदा रहेगा। क्या क्या रे पादरी, कुछ भी बोलता है। एक आदमी धूप में जल जाएगा, राख हो जाएगा, पर मरेगा नहीं, ये क्या बोल रहे हो? अरे क्या बेसर पैर की बातें सुना रहे हो? मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। वो अमर है, इमॉर्टल। वो मौत का दूसरा नाम है। ही इज डेथ। वो जो कर सकता है उसको तुम इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, और इसीलिए 400 सालों से चर्च उसको ढूंढ रहा है, उसको पकड़ना चाहता है। क्यों, ये मैं नहीं जानता, लेकिन वो एक शैतान है जो इंसानियत का दुश्मन है, और उसको कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ जीसस की पावर है। बाप रे, बड़ी भारी भारी तारीफ कर दी उसकी तुमने। वैसे वो है कौन? काउंट ड्रैकुला। काउंट ड्रैकुला? और ये आदमी 400 साल से जिंदा है? हाँ। 400 साल कौन जीता है? कुछ भी। ये सच है। ड्रैकुला इज इमॉर्टल। वो मर नहीं सकता है। अच्छा। और ये ड्रैकुला ये अमर कैसे हुआ? ज्यादा डिटेल तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन फादर डिसूजा ने मुझे थोड़ा बहुत बताया था। अगर सुनना चाहोगे तो बताना। सुना दो पादरी, वैसे भी सफर लंबा है, कुछ कहानी ही सुन लेता हूँ। जिसकी कहानी सुनाई जाने वाली थी वो इस समय सूरज की रोशनी से बचने के लिए डोंगरगढ़ के जंगल में एक गुफा में सो रहा था, और उसी जंगल में बहुत से लोग अपनी अपनी खोज में भटक रहे थे। क्या कर रही है अनीता? तू यहाँ सच का पता लगाने आई थी और जरा सी धमकी से डरकर वापस जा रही है? वापस मुड़ और पूछ उस आदमी से, उसे सब पता है। बेवकूफी मत कर अनीता, तू यहाँ किसी दरिंदे का सच जानने नहीं आई थी। तुझे एक मंदिर की तलाश थी तो बस वही कर। ये सब चक्कर तेरे बस के बाहर का है। हर जगह हर किसी के पछड़े में घुसना जरूरी नहीं होता है। चुपचाप जाकर रामदास को ले और अपना काम निपटा कर घर जा। यहाँ एक तरफ अनीता सोच रही थी कि अब आगे करे क्या, और उधर उसे ढूंढते हुए रामदास किले से जंगल की ओर दौड़ लगा रहा था। मैडम! मैडम! हे भगवान, अनीता मैडम को सुरक्षित रखना। उनको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी भी नहीं।
और रामदास के पीछे पीछे सार्जेंट वॉल्टर्स भी डोंगरगढ़ के घने जंगल में उसे ढूंढने निकल चुके थे। दिन में ये फॉरेस्ट कितना पीसफुल लगता है। Who will believe me कि रात में यही जंगल एक मॉन्स्टर का हंटिंग ग्राउंड बन जाता है। एक ऐसे मॉन्स्टर का जो कुछ दिन पहले तक मेरा कलीग था, My brother in arms. Take care. कोई भी टीम से दूर स्ट्रे नहीं करेगा। हमें साथ स्टिक करना होगा और सनसेट से पहले रामदास को पकड़ के वापस फोर्ट पर पहुंचना होगा। ये इंडियंस मुझे कभी समझ नहीं आएंगे, बट जितना मैं इनको जानने लगा हूँ उतना मुझे इनके कल्चर से प्यार हो गया है। रामदास और अनीता वैसे तो स्लेव एंड मास्टर है, बट उनके बीच में एक सिबलिंग लव है, एक ब्रदर सिस्टर का लव। एक स्लेव से लॉयल्टी तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर इतनी ज़्यादा कि वो जानते हुए कि इस जंगल में बचना डिफ़िकल्ट है, फिर भी अकेला ही जंगल में एंटर कर गया। और मिस अनीता, उसका अपने स्लेव के लिए कंसर्न, मैंने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई स्टिल रिमेंबर द नाइट मिस अनीता ने फॉरेस्ट में जाने का डिसीजन लिया था। What? मिस अनीता, आप कैसी बात कर रहा है? I cannot allow you to go into that God-forsaken forest. That too alone? आप बड़ी मुश्किल से लास्ट टाइम बच कर आई हैं। आई नो सार्जेंट कि इस काम में बहुत खतरा है, लेकिन somehow I have this feeling कि मुझे कुछ नहीं होगा। और रही बात मरने की, तो एक दिन हम सबको मरना ही है। So let me do what I do best, and that is solve mysteries. Miss Anita, I cannot permit you. मैं आपसे परमिशन मांग भी नहीं रही हूँ, मैं आपको बस बता रही हूँ। End of discussion. Women. Miss Anita, please try to understand. What, Sergeant Walters? मैं आपको मौत के मुंह में जाने नहीं दे सकता हूँ। आप मुझे रोक नहीं पाएंगे सार्जेंट। ये जंगल बहुत बड़ा है। मैं यहाँ से वापस जाने का ड्रामा करके कहीं और से भी जंगल के अंदर जा सकती हूँ। आप सच में बहुत स्टबर्न है मिस अनीता। आई नो सार्जेंट, मैं जिद्दी हूँ, इसीलिए आप मुझे कुछ दिन का समय दीजिए। मैं इस पूरे मामले के डेप्थ तक जाकर रहूंगी, और मेरी गट फीलिंग कहती है कि वो अजनबी इस सारे मामले की है। ठीक है मिस अनीता, आपको जो करना है कीजिए, मैं आपको नहीं रोकूंगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है सार्जेंट। यस मिस, कमांड। मेरी एब्सेंस में आपको रामदास को रोकना होगा। रोकना होगा? मतलब? जैसे ही उसे पता चलेगा कि मैं जंगल में गई हूँ, वो मुझे ढूंढने मेरे पीछे आना चाहेगा। बस आपको उसे ऐसा करने से रोकना होगा। क्या आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं? आई एम कंफ्यूज्ड। मुझे लगा कि आप अपने स्लेव को अपने साथ ले जाएंगी, बट रामदास मेरा स्लेव नहीं है सार्जेंट। मतलब? ही इज माई फैमिली। वो मेरे छोटे भाई की तरह है, मेरा दोस्त है, मेरा केयर टेकर है। ही इज माई फैमिली। स्ट्रेंज। मैं सच में आप इंडियंस को समझ नहीं पाऊंगा। पूरी लाइफ मैंने किसी मास्टर को अपने स्लेव के लिए इतना परेशान और इतना इमोशनल होते नहीं देखा है, और उसे फैमिली बुलाते हुए तो बिल्कुल नहीं। डोंट वरी मिस, मैं रामदास को कुछ नहीं होने दूंगा। प्रॉमिस सार्जेंट? इट इज द वर्ड ऑफ अ मैन। आप रिलैक्स रहिए, इस प्रॉमिस से मेरा ऑनर जुड़ा है, एंड यू नो कि एक सोल्जर के लिए उसका ऑनर ही सबसे बड़ा ट्रेजर है। ऑनर, ये सवाल मेरे ऑनर का है। मैं रामदास को डिच नहीं कर सकता हूँ, और ना ही मैं अपने सोल्जर्स को मरने दे सकता हूँ। शाम होने वाली है, कुछ ही घंटे में रात हो जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि रामदास इतनी जल्दी मिलेगा, पर मैं बिना उसको लिए वापस नहीं जाऊंगा। सोल्जर्स, इधर आओ। यस सर। तुम सब फोर्ट की ओर वापस जाओ। सर। और आप सर? जो मैं कह रहा हूं चुपचाप करो। फॉलो द ऑर्डर्स। पर सर? आई सेड फॉलो द ऑर्डर्स। मूव। सर। कर्नल एंड्रूज भी शायद वही करते जो मैंने किया है। एनीवेज, लेट्स कंटिन्यू। रामदास! रामदास! रामदास को ढूंढते हुए सार्जेंट वॉल्टर्स जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। धीरे धीरे आसमान का रंग गहरा होने लगा और रात की चादर ने जंगल को अपने आगोश में ले लिया। रात, जिसके आने का मतलब था कि वो जागने वाला है। उसे उठते ही एक अलग सी महक महसूस हो रही थी।
खून की महक, इंसान के खून की महक। रक्त, ये इंसानी रक्त की बू कहीं पास से ही आ रही है। वो उठकर खड़ा हुआ। उसकी भूख इस समय चरम पर थी और शिकार कहीं पास ही था। वो चलकर गुफा से बाहर आ गया। चांद की हल्की सी रोशनी पेड़ों से छनकर नीचे आ रही थी और उसी रोशनी में उसका शिकार सामने ही दिख रहा था। रक्त। वो तेजी लेकिन बिना आवाज किए अपने शिकार के पीछे जा पहुंचा। वो अपनी भूख मिटाने वाला था कि तभी तुम ड्रैकुला दबे पांव उस आवाज की